हो गया, चलो। नोट दो। हेडिंग डाल लो, इनएंशियोमर्स। वो वाला पेन कहाँ है जिसके पास? आपके पास पेन है? हाँ, यस, ये वाला। हाँ, शांत। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इनएंशियोमर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आरएस कॉन्फ़िगरेशन का। फिशर में और वेजडेस में आपने पढ़ रखा है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ रखा है। उसके बाद इनएंशियोमर टॉपिक होता है, बट कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है और ये जो फिशर प्रोजेक्शन बनाया है उसमें सारे कार्बन का आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। सब लोग फटाफट से इसको नोट डाउन करिए और आरएस कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ये अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको आरएस बताना है। हाँ, सारे कार्बन का। ये जो क्वेश्चन है आरएस कॉन्फ़िगरेशन का, ये सेम क्वेश्चन 2019 का है, फर्स्ट वाला 2019 का है। क्या रिफ्रेश करना है? हाँ, चलो ये सारे क्वेश्चन है। असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन टू ईच कायरल कार्बन। क्वेश्चन ये है, असाइन कायरल कार्बन, असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन टू ईच कायरल कार्बन। assign RS configuration
टू ईच कायरल कार्बन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनैनोमर, एनानोमर, फिर पढ़ेंगे डाइस्टीरियोमर, फिर पढ़ेंगे मीजो, और फिर पढ़ेंगे रेसमिक मिक्सचर। ये 4 है। वाले क्वेश्चन में डैश, उस वाले क्वेश्चन में हाँ है ना, डी आर डैश पे आएगा। बाकी में है, हाँ बाकी में है। ठीक है, फटाफट करो। इस बार टेस्ट ऑफलाइन दे रहे हो ऑनलाइन दे रहे हो? ऑफलाइन दे रहे हो? ऑनलाइन में तो देखो, चलो ठीक, जैसा भी हो दे देना बस। ऑनलाइन होता तो है, बंद क्यों करवाना है? तुमको जाना है तुम जाओ, तुम बाकी को बंद क्यों करा रहे हो? नहीं, हमारी तो क्लास है भाई शनिवार तक। नहीं नहीं, आपके यहाँ नहीं है, ऑनलाइन है। मेरे को 3 दिन ही मिल पाता है, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा क्लासेस है मेरी। ऑनलाइन वाले एकदम पीछे पड़े रहते हैं। कोई भी बैच हो, केमिस्ट्री कोई बायो कोई पढ़ाए, फिजिक्स कोई पढ़ाए, केमिस्ट्री कांस्टेंट है। दिक्कत वही हो जाती है। हाँ, मैं जेई को पढ़ाता था, छोड़ दिया 3 साल पहले। आइसोमेरिज्म का इसमें गलत है, किसी और का चिपक गया होगा, सही करा लेंगे। ठीक है, अभी अपडेटेड वर्जन डल जाएगा। हो गया, आरएस हो गया इसका। कितने कंप्लेनिंग नेचर के हो आप लोग, सोचो जरा। जी मैडम, मेरी गलती। हो गया? सारे आरएस कॉन्फ़िगरेशन आ गए? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाले कायरल कार्बन पे फोकस करते हैं। अब देखो, इसमें OH है, कार्बन है, H है और नीचे भी कार्बन है, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी नंबर 1 मिल गया। ये ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 2 किसको मिलेगा? तो यहां पे ट्रिपल O आ रहा है, और इस कार्बन से देखोगे तो OCH आ रहा है, तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी 2, इसको प्रायोरिटी नीचे मिल जाएगा 3, और इसको प्रायोरिटी मिल जाएगा 4। क्या हॉरिजॉन्टल पे है 4th प्रायोरिटी? हॉरिजॉन्टल पे इसको भूल जाओ, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आर हो जाएगा। सिंपली फर्स्ट इज आर। सेकंड वाले में होता है मेन डाउट, तो ये भी आर है, इसको भी देख लेते हैं, सेकंड वाले को भी देखो। फर्स्ट, अब हम इस कार्बन पे फोकस कर रहे हैं, ग्रीन से मार्क करेंगे इसकी प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन को मिल गई है, ऊपर जा रहे हो तो भी OCH, नीचे वाले कार्बन पे भी OCH। भाई फर्स्ट और 4th प्रायोरिटी तो आ जाएगा, लेकिन आप इस कार्बन के लिए देखो, ऊपर जाओगे तो क्या जुड़ा है? OCH, और नीचे वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? OCH। फिर प्रायोरिटी किसको दें? फिर अगले कार्बन को देखेंगे, अगले कार्बन को देखेंगे तो ट्रिपल O, और इसके अगले कार्बन को देखेंगे फिर से OCH।
तो OCH और OOO तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो सेकंड प्रायोरिटी इसका ऊपर की तरफ है, थर्ड प्रायोरिटी इसका नीचे की तरफ है। फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो HAR हो जाएगा ये। अब नीचे वाले पे आओ, थर्ड वाले पे S है क्या देख लेते हैं। इस वाले कार्बन पे फोकस करते हैं। इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसका प्रायोरिटी 4 है। अब 2 और 3 के लिए ऊपर वाले कार्बन पे गए OCH, नीचे वाले कार्बन पे गए OCH, ऊपर वाले कार्बन पे गए OCH, नीचे वाले कार्बन पे गए OOH। आया समझ में? फिर से देखो, फर्स्ट और 4 हो गया। इस वाले कार्बन पे क्या लगाए? OCH लगाए। इस वाले कार्बन पे भी OCH लगाए, तो दोनों सेम हो गया। अब अगले पे मूव करो, इधर आओगे तो क्या OOH मिल जाएगा, और उधर जाओगे तो क्या फिर से अभी OCH ही मिल रहा है। तो प्रायोरिटी किसको मिल गई? नीचे वाले को। तो इस वाले कार्बन के लिए सेकंड प्रायोरिटी ये है, थर्ड प्रायोरिटी ऊपर है। आया? अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस बार ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने के बाद HCS आ जाएगा, HCS। अब लास्ट वाले में देखो, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी 1 दे देंगे, ऑब्वियसली इसको OOH दे देंगे, ऊपर वाला 3 चला जाएगा और यहां पे 4 चला जाएगा। फोर्थ प्रायोरिटी अभी भी हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 से 2 से 3 ये है, एंटी क्लॉकवाइज 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो HAR हो जाता है। आपके पास जो नीट का क्वेश्चन आया था वो ऐसे आया था, 2R 3R 4R 5R। ये समझते हो ना? कल बताया था 2R 3R 4S और 5R, यही आंसर था। इस तरह से ऑप्शन बना के दे देता है, कायरल कार्बन देखिए ऑप्शन बना के दे देता है। ऑप्शन कैसे देखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, फिर 6 आता। ठीक है, तो 2 3 4 5 पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने बता दिया। अगले क्वेश्चन पे जाओ, अगले क्वेश्चन पे जाओ। RAS है, सबसे पहला प्रायोरिटी देखो, यहां पे OOO है, यहां पे OOH है, और यहां पे NNN है। तो ऑक्स ट्रिपल O को प्रायोरिटी नंबर 1 मिल गई, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 मिल गया, और नाइट्रोजन को प्रायोरिटी नंबर 3 मिल गया। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, सबसे अच्छी बात ये, सबसे अच्छी बात है इंटरचेंज वगैरह नहीं करना है, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे। अब 1 से 2 से 3 मूव करो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो DCR होता है ना, दास का भाई DCR होता है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आ रहे, चेक करते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। सबसे पहला देखो, यहां पे ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिल जाएगा, फिर यहां पे CCC है, NNN है, तो 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा, इसको 4 मिल जाएगा। बट फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे नहीं है तो ये चला जाएगा 4 पे और ये चला जाएगा 1 पे। क्या इंटरचेंज हो गया? फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लेंगे तो यहां वालों को यहां पटकना पड़ेगा। अब 1 से 2 से 3 4 जाओ, 4 भूलना है, 1 से 2 से 3 जाओ। एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो DAS हो रहा है, बट काट के R लिखते हैं, आंसर R हो जाएगा, इंटरचेंज करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है? R हो रहा है, S हो रहा है। Br को प्रायोरिटी 1 मिल जाएगी, फिर फ्लोरीन को मिलेगा, फिर ऑक्सीजन को, और फिर NH2 को। लेकिन मैंने देखा 4 प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, तो 4 प्रायोरिटी को पहले डैश पे ले जाओ, और 4 यहां ले गए तो 1 को यहां लाना पड़ेगा। अब देखो डैश पे आ चुका है फोर्थ प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो DCS होता है क्या? DCS काट के R हो जाएगा। DCR हो जाएगा, तो R को कैंसिल करके हम लोग S लिखते हैं। DCR है, इसको कैंसिल करके S लिख देंगे। ये 3 क्वेश्चन। इसमें भी सोच के करना।
जब भी ऐसे 4 वाले फिशर आ जाएं तो बीच वाले कार्बन का हमेशा सेकंड और थर्ड में आगे बढ़ के देखना पड़ता है। देखो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। सॉल्व किया? हुआ या नहीं? देखो इस वाले कार्बन पे सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देखो। ऑक्सीजन को प्रायोरिटी 1 मिल जाएगा, फिर ऊपर ट्रिपल ओ है इसलिए प्रायोरिटी मिल जाएगा, फिर नीचे वाले कार्बन नीचे को थर्ड दे देंगे और फोर्थ इसको दे देंगे। हॉरिजॉन्टल पे है क्या फोर्थ प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है 1 से 2 से 3 तो HAR हो जाएगा। तो पहला जो दूसरा कार्बन है, जो दूसरा कार्बन है वो R है, तीसरा कार्बन पे जा रहे हैं। अब थर्ड कार्बन पे देखो, प्रायोरिटी नंबर 1 तो ऑक्सीजन को मिल जाएगा, इधर जाओगे OCH, नीचे जाओगे तब भी OCH, बट जैसे ही अगले वाले पे गए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी, तो सेकंड प्रायोरिटी ऊपर मिल जाएगा, थर्ड प्रायोरिटी नीचे मिल जाएगा, फोर्थ प्रायोरिटी इधर चलाएगा, हॉरिजॉन्टल पे है क्या फोर्थ प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो HCS होता है। नेक्स्ट R होगा, देख लेते हैं। प्रायोरिटी नंबर 1 ऑक्सीजन को मिलेगा, प्रायोरिटी नंबर 4 इसको मिल गया, 2 और 3 डिसाइड करो। ऊपर वाले कार्बन पे भी OCH है, नीचे वाले कार्बन पे भी OCH है, ऊपर वाले कार्बन पे जाओगे तब भी OCH है, नीचे वाले कार्बन पे OHH है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो ध्यान से, 1 हो गया 4 हो गया, पहले 2 और 3 डिसाइड करो। ये कार्बन पे गए OCH, ये कार्बन पे गए OCH, सेम निकला, आगे बढ़ गए। ये कार्बन पे गए OCH और ये कार्बन पे गए OHH, तो OCH को प्रायोरिटी मिल गई, तो इसको सेकंड नंबर दे दिया और इसको थर्ड नंबर दे दिया। अब 1 2 3 4 करो, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो HAR हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, ऊपर वाले में OCH है, नीचे वाले में OHH है, ऊपर वाले को सेकंड प्रायोरिटी, नीचे वाले को थर्ड प्रायोरिटी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी। अब 1 से 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो HCS होता है क्या? सिंपल। ये जेईई मेंस का इस साल का सवाल है, अभी जो बीता है जनवरी वाला, ऑनलाइन वाला, ये वाला क्वेश्चन आया था। कौन सा वाला? कार्बन नंबर बताओ, ये वाला, इस वाले की बात कर रहे हो ना? अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, यहां पे देखना, फर्स्ट और 4 में दिक्कत नहीं है। अब सेकंड के लिए देखो, ऊपर गए तो क्या OCH दिख रहा है, नीचे गए तो भी OCH दिख रहा है। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आगे बढ़ेंगे OHH दिखेगा, इसके लिए आगे बढ़ोगे तो OCH। अगला क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस का है, ये भी इसी शिफ्ट का है, मतलब इसी जनवरी का है। इसमें थोड़ा सोच सोच के करना पड़ेगा, वरना 1 2 3 कंफ्यूजिंग है, बट आप सोच सोच के करोगे तो हो जाएगा। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, किसको प्रायोरिटी नंबर 1 मिलेगा, N को, कार्बन को, H को, कार्बन को, N को। नीचे कार्बन को देखोगे तो देखो OCH लगा हुआ है, ऊपर वाले कार्बन पे CHH लग रहा है, ऊपर वाले कार्बन को CHH और नीचे वाले कार्बन को OCH, तो क्या नीचे प्रायोरिटी मिल जाएगी, ऊपर थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो HCS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। OH को प्रायोरिटी 1 मिल गया, अब बोर्ड पे देखो, इस वाले कार्बन पे NCH जुड़ा है और नीचे वाले कार्बन पे BrCl और कार्बन जुड़ा है, नीचे पे BrCl कार्बन जुड़ा है, ऊपर वाले पे NCH जुड़ा है, तो नीचे वाले को प्रायोरिटी मिल गया, नीचे वाले को प्रायोरिटी 2 मिल गया, ऊपर प्रायोरिटी 3 मिल गया और इसका इधर प्रायोरिटी 4 मिल गया। तो हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होने पे HAR हो जाएगा,
सिंपल। लास्ट ईयर के नोट्स से अगर रेफर कर रहे होगे तो वहां पे 1 से 3 मूव करना था। कल एक बच्चा आ गया कि सर लास्ट ईयर आपने उल्टा लिखाया था, ये सही है वो सही है, दोनों सही था। उस समय 1 से 3 मूव करना था। इस बार मैंने फिक्स कर दिया कि 1 से 2 से 3 मूव करो, चाहे कैसा भी हो, कंफ्यूजन ना हो कि किसमें 1 से 3, किसमें 1 से 2 से 3। ठीक है, तो बस लास्ट ईयर वालों के लिए बता दिया कि दोनों सेम है। आ जाओ नेक्स्ट। इसमें बीआर और सीएल को, बीआर को प्रायोरिटी मिलेगी, सीएल को प्रायोरिटी 2 मिल गया। अब ऊपर वाला कार्बन पे OCH जुड़ा हुआ है, नीचे वाले कार्बन पे भी OCH है, सेम हो गया। तो ये और ये तो सेम हो गया। अब आगे चलो, आगे जाओगे तो NCH मिल रहा है और इस पे जाओगे तो ClNC मिल रहा है। तो क्या नीचे प्रायोरिटी मिल जाएगा? तो इसको 2 मिल जाएगा, सॉरी इसको 3 मिल जाएगा और इसको 4 मिल जाएगा। ऊपर 4 चला गया, वर्टिकल पे क्या इस बार 4 प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज हो रहा है क्या? और VCR पढ़े हैं, आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, OH को प्रायोरिटी नंबर 1, इसको प्रायोरिटी नंबर 4। ऊपर वाले में BrCl लगा है, नीचे में ClN लगा है, ऑब्वियसली ऊपर को प्रायोरिटी मिलेगी। तो सेकंड ऊपर, थर्ड नीचे। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल है क्लॉकवाइज, HCS होता है। लास्ट क्वेश्चन में Cl को प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2, ऊपर प्रायोरिटी 3 और नीचे प्रायोरिटी 4। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बस बस। हाँ, किस वाले में? इस वाले में, इस वाले में, इसमें। हाँ देखो OCH ClNC, OCH ClNC, किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी? Cl को। किसको? देखो ध्यान से, देखो देखो और फिर से देखो, क्या ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे? सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन को देंगे ना, फिर कार्बन पे देखेंगे, डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखते हैं ना। अब देखो फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड अपने आप ऊपर चला गया क्योंकि इससे OCH जुड़ा है, यहां पे HHH जुड़ा है, इसको 4 बोल दिया, हो गया। चलो इससे बेहतरीन क्वेश्चन आरएस में बनता ही नहीं, मतलब ये जो 4-5 क्वेश्चन है बस, दैट्स इट। ये हो पा रहा है, ये समझ आ पा रहा है, दैट्स इट, सब हो जाएगा। ये तीनों जो लास्ट में लिखे गए हैं, तीनों इसी साल पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, जेईई मेंस में, है ना। और नीट में दिख ही गया, सेम लेवल का क्वेश्चन आता है जेईई मेंस और नीट में। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स अलग होता है। हाँ, थर्ड नंबर, इसमें क्या ही पूछना है, फर्स्ट यहां है Cl, इसको मिल गया, ऊपर जाओगे OCH, नीचे जाओगे तो भी OCH, फिर ऊपर जाओ NCH, फिर नीचे जाओ ClNC, तो ClNC हो गया तो नीचे वाले को प्रायोरिटी मिल गया। चलो, क्या आपने देखा यहां पे Cl को प्रायोरिटी 1 मिल गया, इसको प्रायोरिटी 4 मिल गया, नीचे वाले कार्बन पे देखो BrCl और C लगा है और ऊपर OOO लगा है, किसको प्रायोरिटी मिलेगा? नीचे Br को प्रायोरिटी मिल गया और फिर इसको थर्ड मिल गया। अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, HCS हो गया। इस क्वेश्चन पे आओ, क्या Br को प्रायोरिटी 1, Cl को प्रायोरिटी 2, Br को प्रायोरिटी 1, Cl को प्रायोरिटी 2, थर्ड किसको दोगे? ऊपर में ClCH है, नीचे में OCH है, तो ClCH को प्रायोरिटी मिल गया और फिर इसको 4 मिल गया, है ना। अब बताओ मुझे, 4 प्रायोरिटी वर्टिकल पे है क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, बस हो गया। नेक्स्ट, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 ऊपर चला जाएगा, प्रायोरिटी नंबर 3 नीचे चला है, प्रायोरिटी नंबर 4, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चार लेटर में पूरा आरएस कॉन्फ़िगरेशन समराइज्ड है, इससे बाहर है ही नहीं आरएस कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। कर लियो? चलो लिखो इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्यों पढ़ रहे हो? पहले तो आरएस के बाद डीएल होगा ना, लिखो डीएल। चलो लिखो डीएल कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल है, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपके पास आ जाएगा कैपिटल डी कैपिटल एल। अच्छा, स्मॉल डी स्मॉल एल आपने लिखा है, बट वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, वो आप निकाल नहीं सकते। वो पोलारिमीटर एक्सपेरिमेंट में जाके पीपीएल का रोटेशन देख के ही पता लगेगा। तो आपसे स्मॉल डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन में दिया ही होता है कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिखा है ना ओआई, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओआई, वहां पे लिख लो आरएस कॉन्फ़िगरेशन एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है और डीएल कॉन्फ़िगरेशन एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैं किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में रिलेट करके बताऊंगा, कौन लेफ्ट में कौन राइट में, उससे हो जाएगा। बट जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए रूल है, उसके लिए रूल है कि एंटी क्लॉकवाइज में एस होगा, कई बार आर होगा, क्लॉकवाइज में एस होगा, कई बार आर होगा। ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के आगे लिख लीजिए वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन था और जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है वो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। जहां पे आपने आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसके आगे ऐसे एरो बना के लिख दीजिए ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, इसका अपना रूल है और इस रूल को ही फॉलो करता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, उससे आ जाता है। बट जो अभी आप डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हो, कैपिटल डी कैपिटल एल, ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिव है। कैसे रिलेटिव है उसके लिए मैं 3 लाइन लिखाऊंगा, 3 लाइन में डीएल कॉन्फ़िगरेशन पूरा समराइज है। सबसे पहले देखो, डीएल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा फिशर में ही आएगा, वेज में नहीं आ सकता। जैसे अभी आपने आरएस पढ़ा, वो दोनों में था, वेज में भी था, फिशर में भी था। जैसे आपने 3 और E3O पढ़ा, वो केवल और केवल फिशर में था, ये भी केवल और केवल फिशर में होगा। ओनली डिफाइंड फॉर फिशर। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा, ये केवल और केवल इसकी डेफिनेशन फिशर पे, ओनली डिफाइंड फॉर फिशर। उसके बाद ये बायोमोलिक्यूल में जो आपको पढ़ना है उन मोलिक्यूल्स के लिए, उन मोलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ना है आपको? कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, ये सब जो आपके मोलिक्यूल्स हैं जो आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे उनके लिए ये डिफाइन होता है। तो लिखो यहां पे ओनली डिफाइंड फॉर फिशर इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फिर लिखो आपके सामने अमाइनो एसिड एंड सम प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स में डीएल कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पढ़ोगे लेकिन यूज आएगा आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। अच्छा, उसके बाद इसका 2 इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि जब भी फिशर होगा और आपको डीएल डिफाइन करना है तो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप फिशर के टॉप पे लाई करेगा और जो लेस ऑक्सीडाइज ग्रुप है वो फिशर के बॉटम पे लाई करेगा। अब आपका सवाल होगा मोस्ट ऑक्सीडाइज कौन है और लेस ऑक्सीडाइज कौन है? आपके सिलेबस में केवल 2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड मोस्ट ऑक्सीडाइज है, रेस्ट सारे वीक है, मतलब वीक ऑक्सीडाइज है। तो लिखो मोर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, मोर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, और मोर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप के ब्रैकेट में लिख लेना कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, CHO, एल्डिहाइड हो गया, उसके बाद कीटोन भी। मोर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप always lie on top of the Fisher projection.
डीएल में ये रूल बन गया है, ऑलवेज लाई ऑन टॉप ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन का जो टॉप है वहां पे लाई करेगा, ऑलवेज लाई ऑन टॉप ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। उसके बाद लेस ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप। अब लेस ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप मतलब कि हो गया आपके पास एल्केन, या फिर हो गया अल्कोहल, जैसे हो गया आपके पास आर, जैसे हो गया आपके पास CH2OH, ये लेस ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप हो गया। जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना वो मोर ऑक्सीडाइज्ड है, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाली ग्रुप है वो मोर ऑक्सीडाइज्ड है। लेस ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऑलवेज लाई ऑन बॉटम ऑफ फिशर। कहां पे? एक सेकेंड, हाँ आप बताओ। वाटर है ही नहीं, वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वाटर ऑर्गेनिक में कहां से आया? वाटर इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ना, उसमें कार्बन नहीं है, बिना कार्बन का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं होता। हो गया? तो दिस इज लेस ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप विल ऑलवेज लाई ऑन द बॉटम ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। अब ये रूल होने के बाद, ये रूल होने के बाद सबसे कम मेहनत में इसको बताया जाएगा कि अगर आपके पास OH ग्रुप या NH2 ग्रुप अगर आपके पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड में पाए जा रहे हैं तो इसको बोल देना आप L, और OH ग्रुप या NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में आपके पास पाए जा रहे हैं तो बोल देना D। खत्म, सिंपल है भाई। ये दोनों फिक्स कर दो कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले जो हैं वो टॉप पे आएंगे, और जो अल्कोहल है और जो अल्कीन है वो बॉटम पे आएंगे। बाकी अगर ये में से कोई भी लेफ्ट में आ रहा है तो L बोल दो, इनमें से कोई भी राइट में आ रहा है तो D बोल दो, खत्म। इट इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। साइंटिस्ट के मन गढ़ंत कहानी है, साइंटिस्ट ने बनाया, अपना रूल दे दिया है। यस, ओनली अप्लाइड फॉर DL, कैपिटल D कैपिटल L। अब इसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन लिखिए, आपको पहचानना है D है कि L है, और कुछ नाम भी इन क्वेश्चंस के लिखवाऊंगा जो आपको अभी काम नहीं आएगा, बट हाँ बाद में काम आएगा, तो याद रख लीजिएगा। ये मुझे बताओ, क्या मोर ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप पे आ चुका है? उसके बाद यहां पे लेस ऑक्सीडाइज्ड बॉटम पे आया है। अगर मैं H और OH को ऐसे लिखता हूं तो ये D होगा या L होगा? OH कहां आ रहा है? मोर ऑक्सीडाइज्ड टॉप पे, लेस ऑक्सीडाइज्ड बॉटम पे, OH कहां आया? राइट। तो क्या बोल देंगे इसको? D। और इसको याद रखेंगे, इसको बोला जाता है डी ग्लिसरल्डिहाइड, कैपिटल D ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसी का सेम अगर मैं OH को लेफ्ट में बना देता हूं, यहां पे CHO है और यहां पे CH2OH है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया है? H बना दिया है। सिंपल L हो जाएगा, इट विल बी L ग्लिसरल्डिहाइड। D glyceraldehyde and L glyceraldehyde। जैसे मैं तीसरा एग्जांपल बना रहा हूं आपके सामने, COOH, नीचे आ जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा HNH2। सिमिलरली यहां पे एक क्वेश्चन है, COOH, इधर बना दो NH2, यहां बना दो H और यहां बना दो CH3। कौन सा D है, कौन सा L है? पहला D है और दूसरा L है। इसको याद करेंगे, इसका नाम है डी एलानीन, बायोमोलिक्यूल में खूब काम आएगा। और L एलानीन, बिना केमिस्ट्री के बायो भी अधूरा है बेटा। केमिस्ट्री बहुत महान सब्जेक्ट है, बहुत महान लोग ही पढ़ा पाते हैं। एंड वो ट्रू, आप सोचो जरा, केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स भी अधूरा ही है। अधूरा ही क्या, फिजिक्स है ही नहीं। फिर एटम नहीं है तो क्या है फोर्स, कहां लगाओगे फोर्स? एटम नहीं है तो कहां लगा लोगे फोर्स? अगर ये मॉलिक्यूल नहीं हो तो काहे में बायोमोलिक्यूल लगेगा? काहे का डीएनए? किस बात की डीएनए, किस बात का आपका जूलॉजी और बॉटनी?
अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है तो क्लोरोफिल एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है तो हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बिना केमिस्ट्री के सब अधूरा है, सब अधूरा है। हाँ हाँ सब, मैं कह तो रहा हूं, आप कुछ भी देख लो भाई, बिना केमिस्ट्री के सब अधूरा है। बात सही है ना? चलो भाई पढ़ लो, तुम पढ़ लो। एक बेसिक चीज होता है जहां डीएनए के अंदर एच बॉन्डिंग हो रही होती है। सोचो जरा, केमिस्ट्री में कुछ नहीं लगता, आप देख लो। रोटेशन, रोटेशन फिजिक्स थोड़ी है। रोटेशन तो हम भी कर सकते हैं, गोल घुमा दिया, ऐसे फिजिक्स थोड़ी लग रहा है इसमें। चलो पढ़े, हो गया यहां तक? नेक्स्ट, मान लो आपके पास यहां पे COOH लगा है और CH3 की जगह मैंने आइसोप्रोपाइल लगा दिया। CH3 की जगह मैंने बस आइसोप्रोपाइल लगा दिया है। H और NH2 बोलो क्या होगा? D होगा L होगा? D होगा L होगा? D। और इधर देखो, इसी का भाई बना दिया मैंने COOH, यहां पे बना दो NH2 और यहां पे बना दो H, और मिथाइल की जगह मैंने आइसोप्रोपाइल लिख दिया, L हो जाएगा। यस। अब इसको याद रखना है नाम, जैसे वो मिथाइल रखने से एलानीन हो जा रहा है, वैसे ही आइसोप्रोपाइल रखने से वैलीन हो जाता है, वैलीन। अब इसके नाम में ही क्लियर नहीं है, ये V बना तो रहा है, V की तरह दिख रहा है, तो दिस इज वैलीन, तो L वैलीन, D वैलीन और L वैलीन, D वैलीन और L वैलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों एलानीन D और L में पूछा जा चुका है, वैलीन D और L में पूछा जा चुका है। अब एक बहुत फेमस सा एग्जांपल जो कई बार पूछा जा चुका होगा, बताओ क्या बना रहा हूं? सब कोई रटा हुआ है। डी है या एल है? कैसे बता? देखो, मोर ऑक्सीडाइज ऊपर है, लेस ऑक्सीडाइज नीचे है। आपको सबसे लास्ट वाला कार्बन देखना होता है, ठीक है? अगर एक से ज्यादा कार्बन आ गए तो सबसे लास्ट वाले कार्बन पे देखिए OH कहां है? राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे डी आया, और यही आप एनर्जी के लिए पीते हो, यही वाला फॉर्म आप ग्लूकॉन डी में मिल रहा होता है। लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखना है, बाकी को नहीं देखना होता है। दिस इज रूल, दिस इज रूल। अब ऊपर चले जाओ वापस, CHO CH2OH, OH H OH H H OH OH। लास्ट वाले में L होगा D होगा? L ग्लूकोज आ गया। L ग्लूकोज आपके सेल स्ट्रैंड्स को डैमेज करता है। अगर आप गलती से D ग्लूकोज की जगह L ग्लूकोज पी लें, आपका सेल को तोड़ देता है अंदर जाके। यस, बेसिक सेल्स को तोड़ देता है, और नर्व सेल्स पे बहुत खतरनाक इंपैक्ट होता है। तो नर्व सेल्स को ब्लॉक कर देता है, कोगुलेट कर देता है, और आप मरने लगते हो फिर उसके बाद। इसलिए डी के जगह एल। केमिस्ट्री कितना लाइफ में इंपॉर्टेंस है बता नहीं पा रहा हूं मैं। नहीं, इन एंशोमर्स ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है, आइसोमर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते। हाँ, कोगुलेट कर देता है एक जगह, जैसे ब्लड क्लॉटिंग पड़े हो ना, क्लॉट कर देता है एक जगह। बेटा इससे सस्ती सॉल्यूशंस अवेलेबल है, ये मिलेगा आपको लैब के अंदर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से मिलता है। ये बहुत डेंजरस केमिकल्स होते हैं, नहीं मिलता है, ठीक है? हमें कहां से मिलेगा भाई? इसका यूज बेटा फार्मास्यूटिकल में, कैंसर की मेडिसिन बनाने में। जो कैंसर का मेडिसिन आपने सुना होगा कि आया है, सुना होगा आपने न्यूज में कि एक अभी कैंसर का मेडिसिन हम
टेस्ट कर पा रहे हैं कि मेजॉरिटी भी काम कर रहा है, उसमें एल ग्लूकोज काम में लिया गया था। सोचो, तो इतने बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल में ये सब काम आते हैं। तो जहर जहर को काटता है, आपको पता है ना, काइंड ऑफ वही काम आता है। तो अपने भोजपुरी की कहानी जो है वो हर जगह वैलिड है। करोगे क्या तुम इसका, दिलवा तो देंगे, करोगे क्या तुम ये बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देगी, लेकिन पूछेगी करना क्या है तुम्हें। टेस्ट करके देखना है। दुनिया में बेटा बड़ी अच्छी अच्छी चीज है टेस्ट करने के लिए, वो कर लो। और ये सब की डिमांड रख मत देना जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे कि हमें एल ग्लूकोज चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी बिठा देंगे, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ बना रहा है अंदर अंदर ये सब। चलो, ये डी है कि एल है? सबसे लास्ट कार्बन पे देखो, इस वाले में एल है। अब ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा सर मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप तो ऊपर है नहीं, सबसे ऊपर तो अल्कोहल आ गया। तो मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप या तो टॉप पे हो या नियर टू टॉप हो, या तो टॉप हो या नियर टू टॉप हो, तो भी आपका काम चल जाता है। और इसी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज नहीं होता, पहले तो फ्रक्टोज होता है। फ्रुक्टोज, गधे, फ्रक्टोज होता है ये, डी फ्रक्टोज एंड एल फ्रक्टोज। हाँ ये भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा, और क्वेश्चन है क्या? हाँ, दो और है। नाम के साथ याद करना है, याद करना है, सारे मॉलिक्यूल्स का नाम याद करना है। लास्ट आपके पास, लास्ट आपके पास देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। नीट का पीवाईक्यू में आपको पता चल जाएगा। नीट 2016 में जो आया था वो देखो, बोर्ड पे, बोर्ड पे नीट 2016 का क्वेश्चन देख लो। CHO ऊपर लगा हुआ है, HOH यहां लगा हुआ है, और आपके सामने HOH दूसरे कायरल कार्बन पे लग गया, और नीचे आपके पास CH2OH लग गया है। ठीक है, उसके बाद इसी का सेम इसने बना दिया, यहां पे CHO, OH यहां लगा दिया, H यहां लगा दिया, सिमिलरली OH यहां है, H यहां है, और CH2OH। आपके पास दो कंपाउंड दे दिए गए थे, दोनों का नाम 4 ऑप्शन में लिखा गया था। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये दे देगा आपको, ये तो पता चल जाएगा डी है कि एल है, बट डी क्या, एल क्या, वो कंपाउंड का नाम आपसे पूछता है। तो जो बोर्ड पे लिखे हैं वो सारे एनसीईआरटी कवर हो गया, इसमें इससे ज्यादा एनसीईआरटी से बाहर है नहीं। यही है टोटल, ये ग्लिसरल्डिहाइड, एलानिन, वैलिन के पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एंड आपके पास जो दो एग्जांपल और लिखा रहा हूं, दैट्स इट। इसके अलावा एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है तो नहीं आएगा, तो यहीं से आने वाला है। इसका नाम क्या होगा सोच के बता, पहले डी होगा कि एल होगा? ये वाला डी होगा क्या, अगला वाला एल होगा क्या? अब देखो इसका याद करने का तरीका क्या होता है, ये थ्रियो है कि एरिथ्रियो है? थ्रियो है कि एरिथ्रो है? सेम ग्रुप सेम साइड है ना, तो सेम ग्रुप सेम साइड एरिथ्रो होता है, तो इसका नाम उसी से पड़ा हुआ है, इसका नाम है एरिथ्रोज, डी एरिथ्रोज। और वो वाला थ्रियो है कि एरिथ्रो है? वो भी तो सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये एल एरिथ्रोज। सिंपल, एरिथ्रोस एरिथ्रोस बन गया है, और यही नीट 2016 में पूछा गया था। हाँ क्या क्या होता है डिग्लूकोज? वो रिंग वाला पढ़ेंगे बेटा आगे, एक बार पढ़ाया भी है, अभी नहीं। ये फिशर प्रोजेक्शन है उसी का। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन जो आया था नीट 2016 में, CHO है, यहां OH है, यहां H है, यहां H है, यहां OH है, और यहां पे CH2OH है। अब बताइए D है कि L है? D है कि L है?
डी है या एल है? डी है और दूसरा वाला एल है। बढ़िया। तो डी और एल है, नाम क्या होगा? नाम क्या ये एरिथ्रो हो गया? सॉरी, क्या ये थ्रियो हो गया? तो क्या ये डी थ्रियोज लिख सकते हैं इसको, और ये एल थ्रियोज हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन नीट 2016 के हैं, नाम पूछा गया था सीधा। आपको डी और एल चमक जाएगा, लेकिन नाम याद करना पड़ेगा। वैलीन तो आप भूलोगे नहीं, आइसोप्रोपाइल हो गया तो वी दिख रहा है वैलीन। बस फ्रक्टोज में देखो कीटोन है, ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड है। वहां कीटोन है, यहां एल्डिहाइड है, इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर क्वेश्चन करेंगे, असाइन डीएल कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग। ये एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स हैं वो आपको लिखा दिए। अब क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन करते हैं, उसमें से एक एम्स पीवाईक्यू है। 5 क्वेश्चन करते हैं, उसमें से एम्स पीवाईक्यू है एक, तो 4 क्वेश्चन है और एक पीवाईक्यू है। असाइन डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ये एरिथ्रियो है ना भाई, सेम ग्रुप सेम साइड। थ्रियो एरिथ्रियो पढ़ाया था, तो सेम ग्रुप सेम साइड है, तो एरिथ्रियो है, एरिथ्रियो से बना एरिथ्रोस। यही है। एरिथ्रियो नहीं है, एरिथ्रियो से बना हुआ कंपाउंड एरिथ्रियोज है। अरे अब एक कर लो, कोई जो अच्छा लग रहा है ना वो कर लो। अब ठीक है, अभी भी अलग है, तो इसका मतलब आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर लो खुद से। एरिथ्रोज लिख लो यार, आप इंग्लिश में क्या पढ़े हो। चलो लिखो, फाइंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड हो असाइन हो एक ही बात है। फाइंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी कैपिटल एल की बात हो रही है। क्या कभी स्मॉल डी स्मॉल एल फाइंड करने की बात आएगी? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। कौन से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन? पोलारिमीटर एक्सपेरिमेंट से ही पीपीएल का रोटेशन पता चलता है, और उस रोटेशन से ही आपको डेक्स्ट्रो और लीवो के बारे में पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है, जो कर लेगा उसको चॉकलेट। बता दो भाई, डी है कि एल है? एल है ना? एल हो रहा है, डी हो रहा है? डी होगा। एल कितने लोग कह रहे हैं? एल कितने लोग कह रहे हैं? एल। और डी कितने लोग कह रहे हैं? और बाकी क्या पिक्चर देखने आए हैं? बेटा इससे आप बता ही नहीं सकते कि डी है कि एल है। पहले तो रूल अप्लाई करो। पहले तो मोर ऑक्सीडाइज ग्रुप को ऊपर है, ऊपर रहने दो, लेस ऑक्सीडाइज ग्रुप को नीचे ले आओ। और हमने पढ़ा था अगर एक ग्रुप को फिक्स करके इसको रोटेट कर दे तो कंपाउंड सेम रहता है। तो एक ग्रुप को रोटेट, इसको रोटेट कर दिया, देखो एंटी क्लॉकवाइज, इसको यहां ले आए, एच यहां चला जाएगा और ओ एच यहां चला जाएगा। अब देख पाओगे आप। अब क्या है ये? तो असाइन कॉन्फ़िगरेशन डी, बस तुक्का नहीं, आंसर। चलो इतना, अगर ये कर लो, चलो ये वाला कर लो, चलो बहुत तेज बन रहे हो तो ये करके दिखाओ। आंसर वही देना जिसको पूरा कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि अगर मान लो आंसर गलत हुआ तो बेटा चॉकलेट लूंगा भी, ये भी ध्यान रखना।
चलो 5 क्वेश्चन थे डीएल के, 5 कर रहे हैं, आ जाओ बोर्ड पे। हाँ, मुंह बंद कर लो अब। आप देखो बोर्ड पे, सबसे पहले रूल ये कहता है कि मोर ऑक्सीडाइजिंग जो है उसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको फिक्स करके इसको रोटेट कर सकता हूं? कंपाउंड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो जरा, ऊपर मैंने क्या कर दिया है, CHO कर दिया है, नीचे क्या CH2OH है। अगर इसको मैंने यहां रोटेट किया तो देखो OH यहां चला आएगा और H इधर चला गया, D आया, L आया, L आया। ये वाले क्वेश्चन में आओ, इसमें चेंज करने की जरूरत है या नहीं? है ना? 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर। अगर मैं 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर करता हूं सेम रह जाता है। तो ऊपर CHO चला जाएगा, नीचे CH2OH चला गया। ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, OH लेफ्ट में, H राइट में, D की L है, L इस वाले में। इसमें चेंज करने की जरूरत है या सही है? D की L है उस वाले में, D की L है। पहले वाले देखो, एक कंपाउंड को फिक्स कर दो और इसको वाले को रोटेट कर दो तो CH2OH नीचे आ गया, NH2 यहां चला गया और H यहां चला गया। D की L है, L है। सब लोगों को चॉकलेट देना चाहिए मुझे, ठीक है? सबका आंसर गलत था, सब गलत गलत बता रहे थे। क्या क्या? एक तो जोर सी आवाज आती है बीच में इधर से। हाँ, किधर से भी मूव करा सकते, सेम ही आएगा। क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, सेम ही आएगा। सेकंड वाला देखो, इसको फिक्स कर दो और इसको रोटेट कर दो। तो रोटेट करोगे तो CHO यहां चला गया, OH यहां चला गया, H यहां आ गया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना इन तीनों ग्रुप को। कल ही पढ़ाया था सेकंड रूल कि अगर एक ग्रुप को फिक्स करते हो और बाकी 3 को रोटेट करते हो तो सेम कंपाउंड होता है। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया, बाकी 3 को मैं रोटेट कर सकता हूं, सेम ही रहेगा। तो इसको फिक्स कर दिया, देखो CHO ऊपर चला गया, OH को धक्का मारा यहां आ गया, H को धक्का मारा आगे चला गया। OH लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो L है ना। किस में कह रहे हो कि किस में आएगा? किस वाले में? फर्स्ट वाले में कह रहे एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घुमाया? मतलब एकदम ही। ये देखो जरा, इसको मैं फिक्स कर दूं, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो यहां के बजाय यहां आ जाएगा। लेकिन मेरा तो रूल है कि मुझे इसको यहां बॉटम पे लाना है और बॉटम पे लाने के लिए मुझे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। चलो अब लिखो इनैंशियोमर। हाँ, नहीं, ऊपर ले जाना है ना। मोर ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप यहां है, हमें टॉप पे चाहिए। तो कैसे करेंगे? ऐसे रोटेट कर देंगे। तो ऐसे था, हमने इसको प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट कर दिया। नहीं, डबल इंटरचेंज को नहीं बोलते। डबल इंटरचेंज में यहां से यहां होता चेंज, यहां से यहां होता चेंज, तब डबल इंटरचेंज, ऊपर नीचे नहीं होता। हाँ, थर्ड वाले में वर्टिकल और इसको इंटरचेंज नहीं, वर्टिकल इंटरचेंज अलाउड नहीं होते। हमेशा जब भी इंटरचेंज का मतलब होता है पास पास में, ठीक है ना, एक कार्बन छोड़ के नहीं कर सकते। ठीक, हाँ। 5 नंबर देखो, इसको फिक्स कर दो, CWH जहां था वहीं है, बाकी को इंटरचेंज कर दो। तो देखो CWH यहां आ गया तो NH2 आगे चला जाएगा और H आगे चला आएगा। तो CH2OH यहां चला गया, NH2 आगे चला गया, H। एक एक पोजीशन आगे कर देना है बस, इंटरचेंज का मतलब एक एक पोजीशन आगे कर देना। हाँ, थर्ड नंबर में। हाँ, ऐसे नहीं पलट रहे, ऐसे पलटेंगे तो कंपाउंड चेंज हो जाता है। देखो क्या कर रहा है, ये जो पेन का कैप है ना, उधर CHO है। अब मैंने प्लेन ऑफ पेपर में ही इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर में ही 180 डिग्री रोटेट कर दिया। तो देखो CHO ऊपर चला गया और CH2OH नीचे चला गया। तो जब CHO ऊपर जाएगा तो देखो OH भी घूमते 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 इस साइड आ गया, OH इस साइड आ गया। हाँ, लिखो इनैंशियोमर। हाँ, सेम ही रहेगा। अगर आप सोचोगे ऐसे पलटने का, तो मैंने कल बताया था कि अगर आप लिफ्ट करके चेंज कर रहे हो तो कंपाउंड बदल जाता है। वी हैव टू कीप द कंपाउंड सेम। हाँ, इतना क्यों करना है? क्वेश्चन को आसान करना है या डिफिकल्ट करना है?
हो जाएगा, उससे भी आंसर आएगा, बट आप 2 बार लिफ्ट कर रहे हो, 2 बार चेंज कर रहे हो, कंफ्यूजन होगा। थर्ड वाला देखो ध्यान से, कल मैंने एक पढ़ाया था कि अगर कंपाउंड को प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट कर दो, अगर कंपाउंड को प्लेन ऑफ पेपर में रोटेट कर दो तो कंपाउंड सेम रहता है। तो इसको मैंने देखो CHO नीचे है, मैंने कंपाउंड को रोटेट कर दो ऊपर कर दिया, प्लेन ऑफ पेपर में ही रोटेट कर दो, कंपाउंड सेम रहता है। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर इसको पलट क्यों नहीं दे रहे हो? जब कंपाउंड को लिफ्ट कर देते हैं तो कंपाउंड बदल जाता है, कंपाउंड को बदलना नहीं होता। चलो नेक्स्ट लिखो, इनएंशियोमर। इनएंशियोमर इनएंशियोमर डेफिनेशन, फटाफट से डेफिनेशन लिख लो। इनएंशियोमर डेफिनेशन 4 पॉइंट है, चारों को कवर करना है। देखो इसमें 4 पॉइंट मैं इसी के साथ लिखवा रहा हूं, समझाते हुए लिखवा दूंगा, और चारों पॉइंट 4 स्टेटमेंट में 4 साल में पूछा गया है, ठीक है? और इससे बाहर नहीं है एनसीईआरटी में, तो वही 4 लाइन एनसीईआरटी में लिखा गया जिसको बार बार ऑप्शन में बना के पूछा जाता है। तो अपने को बस उतना ही पढ़ना है जिससे क्वेश्चन बनते हुए, जो लाइन एनसीईआरटी में, उसके इधर इधर नहीं पढ़ा रहे अपन, ठीक? इनएंशियोमर क्या होता है ध्यान देना, अभी आगे जाके पढ़ेंगे इनएंशियोमर, अभी इसके आगे डाइस्टीरियोमर, इसके आगे आएगा मीजो, और उसके आगे आएगा रेसिमिक मिक्सचर। 4 चीजें आपको, 4 टर्मिनोलॉजी पढ़नी है ऑप्टिकल आइसोमर्स में, और आपका ऑप्टिकल आइसोमर फिनिश हो जाएगा। तो इनएंशियोमर क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सबसे पहला कंडीशन है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। डाइस्टीरियोमर में, मीजो में ये सब नहीं होगा, केवल और केवल इनएंशियोमर की ये कंडीशन है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, पीओएस सीओएस नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि जिसमें पीओएस सीओएस नहीं है, जो अनसिमेट्रिकल है, अगर उस कंपाउंड के पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसके पास सिमेट्री नहीं है, जिसके पास पीओएस सीओएस नहीं है, अगर उसके पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, तब वो कहलाता है इनएंशियोमर। और इनएंशियोमर हमेशा पेयर में पाया जाएगा, इनएंशियोमर और उसका मिरर इमेज। इनएंशियोमर एक कंपाउंड नहीं होगा, इनएंशियोमर और उसका मिरर इमेज पाया जाएगा। इसीलिए बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच हैव नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज इज नोन एज इनएंशियोमर। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज? तो मिरर इमेज बनाना है, ऑब्जेक्ट को उठा के मिरर इमेज पर पुट करना है, पूरा अच्छे से कवर नहीं करेगा, वो इनएंशियोमर होगा। एक और चीज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बोल रहे हैं, वो तो तय है ना कि ऑप्टिकली एक्टिव का ही होगा। तो आप ये दोनों कंडीशन बोलो, एक ही बोलो, बात सही है भाई। आपके पास अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, आपके पास पीओएस सीओएस नहीं है, तो ऑब्वियस है उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। तो इनएंशियोमर आपके लिए क्या बना? जिसके पास पीओएस सीओएस नहीं है वो इनएंशियोमर हो जाएगा, सिंपल। जो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है वो पीओएस सीओएस आएगा, लेकिन इनएंशियोमर एग्जिस्ट करेगा मिरर इमेज के साथ। इनएंशियोमर हमेशा एग्जिस्ट करता है मिरर इमेज के साथ। एक सिंगल कंपाउंड इज नॉट इनएंशियोमर, पेयर में एग्जिस्ट करता है। अब लिखो यहां पे पहला पॉइंट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसकी थ्योरी में कुछ नहीं है, जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। इसका सवाल करेंगे अभी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच हैव नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, या which has नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। थ्योरी इसलिए लिखवा रहा हूं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है। ऑप्टिकली एक्टिव विच हैज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल हो is called enantiomer. Optically active compound which has non-superimposable mirror image is called enantiomer, not enantiomer. सबसे पहला पॉइंट कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज तो नॉन सुपरइम्पोजेबल होना ही है, इसमें नई बात क्या है। सेकेंड पॉइंट लिखो, अनसिमेट्रिकल होगा या सिमेट्रिकल होगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव के ही एरो में लिख दो, ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब ये अनसिमेट्रिकल होने वाला है।
अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। अच्छा एक बात बताओ, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, तो क्या सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा या अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा? अगर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है तो आर का एस, एस का आर हो जाएगा। नॉन, अच्छा सेम सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होता है? आइडेंटिकल, सेम, तो सेम कंपाउंड का ही सुपर इंपोजेबल होगा, तो इसका मतलब ये आर है तो ये भी आर होगा, आइडेंटिकल हो गया ना। एस है तो ये भी एस होगा। मैं कह रहा हूं नॉन सुपर इंपोजेबल, मतलब ये अलग, ये अलग, मतलब एक आर है तो दूसरा एस है, एक एस है तो दूसरा आर है। तो इनएंशियोमर यही कहता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, अनसिमेट्रिकल तो है ही, और नॉन सुपर इंपोजेबल है, उस वजह से अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्योंकि नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का मतलब ये अलग है, ये अलग है, इसको पूरा पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का मतलब हो गया अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड आया, और इसके लिए आ गया कि इनएंशियोमर में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब एक कंपाउंड अगर आर दिखा रहा है तो दूसरा कंपाउंड एस दिखाएगा। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन में दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर इनएंशियोमर, तो आप सीधा देख लो जिसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वो इनएंशियोमर है। क्वेश्चन करना आसान है, बट पहले थ्योरेटिकल पॉइंट कवर कर लीजिए। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, मतलब कि ये अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। इनएंशियोमर की खास बात यह है दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसकी सॉल्युबिलिटी, ये सब सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इज सेम, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, दीज हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये पूछा गया सवाल है, इनएंशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है कि अलग होता है? दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिखो बॉइलिंग पॉइंट स्लैश मेल्टिंग पॉइंट स्लैश सॉल्युबिलिटी। एक और मेजर कंफ्यूजन होता है यहां पे, ध्यान से देखना, एनसीईआरटी की लाइन की वजह से कंफ्यूजन होता है। डिफरेंट टीचर का वर्जन डिफरेंट है इस लाइन पे, तो इसलिए ध्यान से सुनना। आप लॉजिकली मैं समझा देता हूं, आप खुद ही डिसाइड कर लोगे। देखो इसमें लोग, बॉइलिंग पॉइंट सेम है क्या? अभी हमने लिख दिया बॉइलिंग पॉइंट सेम है। एक चीज आप सुने होंगे 9th 10th क्लास में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सुने हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कहा जाता है कि एक बीकर लिया जाता है, इस बीकर के नीचे हम लोग हीटर लगाते हैं, इस बीकर के नीचे हम लोग हीटर लगाते हैं, और इस बीकर में हम लोग दो मिक्सचर रख देते हैं, ए और बी, और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है इनमें। अगर ये 40 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, कोई 100 डिग्री पे बॉयल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हीटर को 50 डिग्री पे रख देते हैं, तो 40 डिग्री वाला वेपर बन जाएगा और 100 डिग्री वाला पड़ा रहेगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसी को कहते हैं। अगर हमारे पास दो मिक्सचर है और उस मिक्सचर को सेपरेट करना है, ए और बी को अलग अलग करना है, और ए और बी में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, एक 40 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, एक 100 डिग्री पे होता है, तो मैं बीच का कोई टेम्परेचर दे दूंगा, 50 डिग्री दे दूंगा, 60 डिग्री दे दूंगा, तो उससे कम वाला तो वेपर बन गया, उससे ज्यादा वाला वेपर नहीं बना। तो व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें मिक्सचर को अलग अलग किया जाता है, ए और बी मिक्सचर है, उनको अलग अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर है और मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो मैं बीच का कोई बॉइलिंग पॉइंट डाल देता हूं, तो जो कम बॉइलिंग पॉइंट है वो तो वेपर हो गया, और जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो बीकर में पड़ा रहा। देखो अलग हो गए, ए बाहर निकल गया, बी पड़ा रहा, है ना? तो वही होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब मुझे बताओ, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो मैंने लिया एक ए और उसी का इनएंशियोमर होगा बी, यानी कि उसका मिरर इमेज पड़ा है। अब मैं दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है, तो मैं अगर इसको हीट किया तो क्या दोनों उड़ जाएंगे एक साथ? दोनों एक साथ ही उड़ जाएंगे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनएंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब लोग इसको क्या लिखाते हैं, इनएंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड, दैट इज रॉन्ग। इनएंशियोमर को अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है, दो अलग अलग कंपाउंड है ना, ए और बी को सेपरेट किया ही जा सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं किया जाता है। दिस इज रिटन इन एनसीईआरटी, बहुत बारीकी लाइन है, ठीक है? और पीवाईक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन है दो, इसमें भी, एम्स में भी और जेईई मेंस में भी। तो लिखो सेम बॉइलिंग पॉइंट
same boiling point, so cannot be separated. Same boiling point, so cannot be separated by fractional distillation. क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वही सेपरेट होगा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वही सेपरेट होगा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इनएंशियोमर, मतलब इनएंशियोमर क्या होता है? एक कंपाउंड और उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ठीक है ना। इनएंशियोमर को अगर समझना है डेली लाइफ में, तो आपने जुड़वा भाई देखे होंगे जो एकदम सेम दिखते हैं, पूरा ही सेम। कुछ कुछ होते हैं जो हल्का फुल्का सेम दिखते हैं, पूरा सेम नहीं होते। तो वैसे ही है वो इनएंशियोमर, जुड़वा भाई तो है लेकिन एकदम लुक अलाइक नहीं है, पूरा पूरा सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि छोटे भाई को बड़े भाई समझ रहे हैं, बड़े भाई को छोटे भाई समझ रहे हैं और घर में दिक्कतें हो रही है। ए और बी में कुछ और नहीं समझना होता, ऐसे जोर से हंसी आ जाती है इनकी, पता नहीं क्यों। ये जुड़वा भाई है, ये वही कंपाउंड है, उसी का मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल, पूरा एकदम सेम नहीं है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। गधे हो तुम, इधर उधर का एग्जांपल तो भटक जाते हो। अब देखो ध्यान से, ये दोनों का मिरर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अगर मैंने हीट किया, मान लो दोनों का 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, कोई कंपाउंड है जो 80 डिग्री पे, तो ये भी 80 डिग्री पे होगा, ये भी 80 डिग्री पे होगा, क्योंकि इनएंशियोमर का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं 80 डिग्री पे, तो क्या दोनों साथ साथ उठ जाएंगे? इसीलिए इनएंशियोमर को बोला जाता है कि दे फॉर्म वन फ्रैक्शन। इनएंशियोमर को जब हम बॉयल करते हैं तो ए और बी एक साथ उठ जाएंगे, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो इनएंशियोमर फॉर्म वन फ्रैक्शन। लिखो यहां पे, fractional distillation cannot be separated by fractional distillation and form one fraction. अब कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो सिलेक्शन होगा, कहां से आपको वन फ्रैक्शन का मतलब समझ में आएगा? एक साथ वन फ्रैक्शन का मतलब एक साथ उड़ जाएगा, तो एक फ्रैक्शन बना के बाहर निकल गया, दे फॉर्म वन फ्रैक्शन। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, सुनिए ध्यान से। इनएंशियोमर क्या होता है तो दोनों एक ही कंपाउंड, बट मिरर इमेज सेम, मतलब मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया, यानी कि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। देख, लेकिन है एक ही, उसका मिरर इमेज है वो। अब आ जाओ, देख, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो एक साथ वापस वेपर बन जाएगा। मान लो 50 डिग्री पे, तो 50 डिग्री दोनों एक साथ उड़ेगा, तो दोनों एक फ्रैक्शन बना के उड़ेगा। क्या हम उसको दो फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। So it is only one fraction. हम उसको सेपरेट ऐसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अदर मेथड्स हैं जिससे वो सेपरेट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला हो गया। हाँ, दूसरा एक और बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये मिरर इमेज है, तो एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। लिख लो यहां चौथा पॉइंट, if one compound rotates PPL in clockwise, rotates plane polarized light in clockwise direction. If one rotates plane polarized light in clockwise direction, then other rotates in anti-clockwise. एक अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, एंड वाइसा वर्सा। मतलब वाइसा वर्सा का मतलब हो गया, अगर एक कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि पीपीएल को हमेशा अपोजिट रोटेट करेगा। मुझे बताओ, ये कंपाउंड इनएंशियोमर बना सकता है नहीं? बोर्ड पे देखो, सारा क्रस इसी लाइन में है। कंपाउंड इनएंशियोमर बना सकता है नहीं बना सकता? कैसे पता चला आपको? देखो ध्यान से, क्या ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है? मैंने कल ही बताया कि अगर एक कायरल सेंटर दिख जाए तो आंख बंद करके बोल सकते हो कि ऑप्टिक, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है, अब इसका मिरर इमेज बनाओ। अनसिमेट्रिकल है, इसका मिरर इमेज बनाओ।
अब मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है, नॉन सुपर इंपोजेबल है? मिरर इमेज को एक काम करो देखने के लिए, इस पूरे कंपाउंड को विजुअलाइज करो। इसको मैंने बोर्ड से निकाला, देखो OH राइट में है, H लेफ्ट में। अब मैं इस पे ले जाके पुट कर रहा हूं, तो OH राइट में आता है, H लेफ्ट में आता। क्या कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो क्या नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया? तो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इसी को कहते हैं इनएनशियोमर। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, इसी को क्या बोल देंगे, इनएनशियोमर। तो आज के बाद ये 4 पॉइंट तो रट्टा है, आज के बाद इनएनशियोमर के लिए बस 2 पॉइंट याद रखना है, अनसिमेट्रिकल है एंड नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, बस। अगर ऐसे कंपाउंड्स आपको दिख जाएं अनसिमेट्रिकल, अच्छा अनसिमेट्रिकल के लिए या तो एक कायरल होगा या तो POCH एब्सेंट हो। अगर POCH एब्सेंट है तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज देगा। तो अनसिमेट्रिकल है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। इन्हीं दोनों को क्या बोला जाता है, इनएनशियोमर। इन्हीं दोनों को बोल दिया जाता है इनएनशियोमर। अच्छा, अब आप लोग तो वो वाले हो, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, है ना? वहां से करते हो आप क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखो, अगर आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल बना के दिया जाएगा, पूछा जाएगा फाइंड रिलेशन, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि नॉन सुपर इंपोजेबल है, सुपर इंपोजेबल, कुछ नहीं। आपके पास 2 कंपाउंड बना के दिया जाएगा, पूछा जाएगा फाइंड रिलेशन, तो आप कैसे करोगे? निकाल के देखो ये R आ रहा है, निकाल के देखो ये S आ रहा है। अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो इनएनशियोमर ही तो होगा। तो आपके लिए क्या काम का है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, बस। अगर अनसिमेट्रिकल है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है और उसका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है तो इनएनशियोमर है। सिंपल कहानी। क्या DL से भी देख सकते हो। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाए, और वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मिरर इमेज है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा अपोजिट ही आता है, मिरर इमेज वो भी नॉन सुपर इंपोजेबल। तो इनएनशियोमर की 3 कंडीशन अपने दिमाग में बैठानी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इनएनशियोमर पे। इनएनशियोमर का 3 कंडीशन आपको दिमाग में बिठाना है। एक तो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। अगर पहला वाला R है, दूसरा वाला S है, पहला वाला R आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज HAR, ठीक है। तो R है तो ऑटोमेटिक आप निकालो ऐसे ही आएगा, दूसरे वाले के निकाल के देख लो ऐसे ही आएगा। हाँ, अब आप ध्यान से देखो बोर्ड पे, अब आप ध्यान से देखो बोर्ड पे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी, ये D है कि L है? D है ना, ये D फॉर्म है, और वो वाला L है कि D है? L फॉर्म है। दुनिया का हर DL इनएनशियोमर होता है, दुनिया का हर DL कॉन्फ़िगरेशन इनएनशियोमर होता है। अब थोड़ी देर पीछे चलो, एक बार वापस DL पे आओ। DL कहां था, ये रहा। अब ध्यान देना, क्या ये कायरल है? जी हां। क्या ये कायरल है? बिल्कुल। क्या ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है? बिल्कुल। और क्या ये इनएनशियोमर है? बिल्कुल। अगर मेरे पास कायरल है, अनसिमेट्रिकल हो गया, मेरे पास नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया। आप कैलकुलेट करके देखो R का ऐसा रहा होगा, करो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका बताओ प्रायोरिटी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हॉरिजॉन्टल हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये R आ रहा है, उसका निकालो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। H आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, अपने आप नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप अपोजिट होता है। जैसे वो वाले का निकालो, क्या वो भी अनसिमेट्रिकल है? क्या वहां भी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है? और क्या वहां भी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है? इसका मतलब इनएनशियोमर होगा। अनसिमेट्रिकल क्योंकि एक कायरल है, मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल। और देखोगे आप, कैलकुलेट कर लो, R का ऐसा आएगा, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। कैलकुलेट करो क्या आ रहा है, क्या ये 1 आ रहा है, क्या ये 2 आ रहा है, क्या ये 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, HAR आ रहा है। आप निकाल के देख लो S ही आएगा, आप निकाल के देख लो S ही आएगा। तो दुनिया का हर DL इनएनशियोमर ही होता है। इनएनशियोमर के लिए 3 कंडीशन, अनसिमेट्रिकल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज एंड अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, बस। कोई भी क्वेश्चन में इस 3 से ज्यादा नहीं लगेगा। अनसिमेट्रिकल होना ही पड़ेगा,
नॉन सुपर इंपोजेबल होना ही पड़ेगा, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आना ही पड़ेगा, तभी इनएंशियोमर है, और कोई कंडीशन नहीं। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले में भी आप देख लो, क्या ये डी और एल है, क्या इनएंशियोमर हो गया? अनसिमेट्रिकल है क्योंकि एक कायरल है। मिरर इमेज देख लो, नॉन सुपर इंपोजेबल है। और देखो आप क्या आर्क एस हो रहा है, निकालो। पहला वाला क्या हो रहा है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, ये आर आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक लिख सकते हो एस होगा अपने आप। अनसिमेट्रिकल नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर आओ। अब इन दोनों में सबका निकाल लेना, सबका कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं आर 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 आ रहा है, तो इसमें एस 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 आएगा, कंप्लीट रिवर्स हो जाता है। अगर एक का आर दूसरे का एस है, तो आर वाला एस हो जाएगा, एस वाला आर हो जाएगा, कंप्लीट रिवर्स ऑफ दी कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इनएंशियोमर में जितने भी कार्बन है, पहले वाले का सब लोग निकाल के बताओ मुझे। ग्लूकोज का निकाला है ना जी, बताना पहले वाले का क्या है। आर है, दूसरे वाले का आर, तीसरे वाले का एस, चौथे वाले का आर। अब आप घर पे जाना निकालना, आर का एस बदल जाएगा, आर का एस बदल जाएगा, एस का आर बदल जाएगा, और आर का एस बदल जाएगा। यही इनएंशियोमर की खूबसूरती होती है। ये अनसिमेट्रिकल है, देखो कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता नहीं है, और अनसिमेट्रिकल के साथ साथ नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज भी है। आप देखो OH H OH OH, ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में मिल ही नहीं रहा, तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, और पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, तो डी और एल हमेशा इनएंशियोमर होता है। हाँ कुछ पूछ रहे थे, कौन सा पहला वाला एस है, सेकंड एस है यहां पे। अरे ग्लूकोज लिखा है ना जी, आर आर एस। अरे भाई 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 भाई, यहां देखो, यही है ना, ठीक है, जो भी है उसका अपोजिट आएगा, आर एस आएगा, ऐसा आर आएगा। चलो, तो आपके पास आगे थे, हम पढ़ रहे थे यहां पे इनएंशियोमर में। इनएंशियोमर सिंपल कंडीशन से डिफाइन होगा, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होना चाहिए, और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट चला जाएगा तो वही इनएंशियोमर है। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखिए यहां पे। COOH COOH HOH, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, फाइंड द रिलेशन। तो अपने को इनएंशियोमर से तीन चीजें ध्यान आएगी। सबसे पहले देखो अनसिमेट्रिकल है या नहीं, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। देखो ओरिजेंटल भी नहीं है, OH के सामने H आएगा, वर्टिकल भी नहीं है, H के सामने OH आ रहा है, ना ओरिजेंटल है ना वर्टिकल है, COH होता ही नहीं, तो ये तो अनसिमेट्रिकल निकला, तो पहला कंडीशन वेरीफाइड। अब देखो इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज दिया गया है, क्या वो सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल है ना, OH के सामने H आ रहा है, नॉन सुपर इंपोजेबल, तो कंडीशन नंबर 2 वेरीफाइड। अब बस तीसरा देखना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, निकालो। पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ, क्या ये प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 2, ये प्रायोरिटी 3, एंटी क्लॉकवाइज, तो HAR हो जाएगा, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, तो 1 से 2 से 3 क्या S हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज R हो जाएगा, R हो जाएगा। अब आप पूरा दिमाग लगाओ, निकाल के देख लो, ये S S ही आ रहा है, यही बताया मैं, R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा। तीन कंडीशन है, तीनों सेटिस्फाई करना है, इनएंशियोमर आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब POS COS नहीं होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर होना चाहिए, उठा के देख लो, और आपके पास लास्ट में अगर कॉन्फ़िगरेशन इंटायरली अपोजिट हो जा रहा है, वो इनएंशियोमर है। तो ये दोनों जो हैं, दीज बोथ आर इनएंशियोमर्स। आ रही आएगा, कैलकुलेट दोबारा करो, नहीं आएगा, हाँ हाँ, क्यों
हाँ, अगर मिरर इमेज बनाने पे आर का एस हो रहा है तो सारे हो जाएंगे, सारे ऑल अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इन एंशोमर शो करेंगे, ठीक है, बशर्ते वो ऑप्टिक वो भी होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे, सिमेट्रिकल में अगर आरएस हो जाता है तो उसको मीजो कह देते हैं, अनसिमेट्रिकल में अपोजिट हो रहा है तो उसको इन एंशोमर कहेंगे। कौन सा? सेकेंड वाला, ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? HAR है ना, एंटी क्लॉकवाइज है वो, HAR होगा एंटी क्लॉकवाइज। सारे डीएल इन एंशोमर होते हैं, ऑल डीएल आर इन एंशोमर, रीजन वही होगा, कायरल का कोई रिलेशन नहीं, स्मॉल डी स्मॉल एल क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसका कोई रिलेशन इन एंशोमर से नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। स्मॉल डी स्मॉल एल आप निकाल ही नहीं सकते ना, वो तो एक्सपेरिमेंटली है, वो तो पीपीएल पे डिपेंड करेगा, तो रिलेशन आप निकाल ही नहीं पाओगे। हाँ, बट दो ही कंडीशन सेटिस्फाई किया ना, केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, अपने को 1 से लेके 4 सारे सेटिस्फाई कराने हैं। आप सिंपली यहां देखो, ये 3 कंडीशन वेरीफाई हो रहा है क्या? हाँ, तो इसका मतलब आरएस है। हम्म हम्म सही तो है। लिखो, आगे क्वेश्चंस करेंगे। हो गया यहां तक? लिखो, मुझे बताओ कि क्या है कन्फाइंड द रिलेशन। ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर होना चाहिए, और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। फाइंड द रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रिलेशन। चलो जल्दी से बताओ। दोनों इन एंशोमर है, नीचे वाला इन एंशोमर है। अरे यार, नीचे वाले में पीओएस नहीं दिख रहा, ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाले के बारे में बताओ। चलो ऊपर वाला कर लो पहले, ऊपर वाला करो, इधर आओ। ऊपर वाले में कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ना पीओएस है ना सीओएस है, सीओएस तो होता ही नहीं है, पीओएस भी नहीं है। अब पहले वाले का कन्फिगरेशन सारे आप लोग बताओगे, एस आ रहा है, आर आ रहा है, एस आ रहा है, आर आ रहा है, एस आ रहा है, इस वाले का आर, तो अपने आप ये आर हो जाएगा और अपने आप ये एस हो जाएगा। इन एंशोमर के लिए अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाने वाला है? इन एंशोमर। तो यार तुमसे पूछ के लिखने में ना यही रहता है। पहले वाला आ रहा है क्या? ये देखो, 1 2 3 और 4 एंटी क्लॉकवाइज, HAR। O है, नीचे CLCN है, सही है। क्या बोला था? S होगा, ये R होगा, ये R होगा, ये S होगा। चलो, क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन एंशोमर हो सकता है नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल आ गया। अच्छा, ये सिमेट्रिकल आ गया, ठीक बात है। सिमेट्रिकल का मिरर इमेज बताएंगे, बताएंगे। अब देखो, यहां पे आप कह रहे हो कि सर सुपर इंपोजेबल तो नहीं है, ध्यान से देखना। सिमेट्रिकल का मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल नहीं है, गलत पढ़ लिया क्या अपन ने? सोचो, गलत तो नहीं पढ़ा होगा। मैंने बताया ना कि सिमेट्रिकल का मिरर इमेज हमेशा ही सुपर इंपोजेबल होगा। तो कैसे? अब ध्यान दो, ये मिरर इमेज बना, मैंने बोला है, जो लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, प्लेन ऑफ
पेपर में क्या मैं इसको रोटेट कर दूं तो सेम रहता है क्या? तो सेम कंपाउंड बना दो, 180 डिग्री रोटेट कर दो, ये वाला COH ऊपर कर दो, ऊपर वाला COH नीचे कर दो, और लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा। आप बताओ सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बना नहीं बना? सेम ही तो है, 180 डिग्री रोटेट करने में सेम ही तो आ रहा है। तो जब भी सिमेट्रिकल आएगा ध्यान रखना सुपर इंपोजेबल ही आएगा। अब 180 डिग्री रोटेट करके आ रहा होगा, बस यही तो है। चलो तो सिमेट्रिकल है, अच्छा सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अब मुझे बता दो आर का एस है, इसका आर है या क्या है? सेम आएगा, देख लेते हैं एक बार। ये 1 है, ये ऊपर 2 आएगा, यहां 3 आएगा, और यहां पे 4 आएगा, ठीक बात है। 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज HAR, इस वाले में 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज HCS। सिमिलरली यहां आ जाओ, ये 1 है, ये 2 है, ये पहले ही कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 से 2 से 3 क्या HS हो जा रहा है? ये वाला देखो, ये 1 ये 2 ये 3, तो क्या ये R हो रहा है? उसको भी कर लीजिए, सेम ही आ रहा होगा। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हुआ, इसको भी करके देख ले। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 3 और ये 4, तो कितना आ रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर आ रहा है। इस वाले को देखो, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, एस आ रहा है। इस वाले का कंफिग्रेशन RS आ रहा है क्या? एकदम सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज देखो, RS सेम आ रहा है क्या? तो सुपर इंपोजेबल का कंफिग्रेशन सेम आएगा। अच्छा इनमें रिलेशन क्या निकला फिर? अभी के लिए ये लिखिएगा नॉट इन एनशूमर, आगे बताऊंगा कल डाइस्ट्रीमर है या क्या है। आज के लिए लिख लीजिएगा नॉट इन एनशूमर। अभी इस पे कम से कम 20-25 सवाल करेंगे तब इन एनशूमर का दिमाग खुलेगा। इन एनशूमर डाइस्ट्रीमर क्वाइट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगता है फर्स्ट टाइम में, बट मैं कल तक में क्लियर कर दूंगा। बताओ क्या डाउट है? आज इतने ही पढ़ेंगे। डाउट? हाँ नहीं, नहीं करेंगे कंसिडर, वो बस दिखाने के लिए किया है कि आपको दिख सकता है इन एनशूमर टाइप, होता नहीं है। 180 डिग्री रोटेट कर को सेम आ गया। यस यस, ऐसे नहीं पता चलेगा, तो 180 डिग्री रोटेट करेंगे। उन क्वेश्चंस को हम लोग कल डील करेंगे, ठीक है। हाँ कायरल वाले में, हाँ 180 डिग्री रोटेट करके देखना होता है। तो देखो सेम सेम आ रहा है, एनशूमर आ गया। हाँ हाँ नो, हर इन एनशूमर, जैसे मान लो ये दोनों इन एनशूमर है, शाइन शांत, दो डिफरेंट कंपाउंड है, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक बात है, दोनों इन एनशूमर है। हाँ बट इन एनशूमर किसको बोला जाता है? इसको और इसको इन एनशूमर थोड़ी बोल रहे हैं। इन एनशूमर तो ये है, समझ रहे हो ना? तो इन दोनों को साथ में रखेंगे, इन एनशूमर को साथ में रखेंगे, ये और ये कभी साथ में रखेंगे नहीं सकते। अगर ऊपर वाला रख रहे तो ये और ये भी है, और नीचे वाला रख रहे तो ये और ये भी है, समझ रहे हो? हाँ 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 हाँ, ये इन एनशूमर का डेफिनेशन। इन एनशूमर के लिए ही पढ़ रहे थे, जो भी हमने पढ़ा है, RS पढ़ा, DL पढ़ा, वो सब इन एनशूमर डायस्ट्रोमर के लिए पढ़ रहे थे। हाँ हाँ, नॉन सुपर इंपोजिबल होगा, अपोजिट कन्फिगरेशन होगा, मतलब ये चारों तीनों कंडीशन एक ही बात को आइडेंटिफाई कर रहा है। अनसिमेट्रिकल है तो हो जाएगा। क्या होगा कि कई क्वेश्चन में ये लग रहा होता है, कई क्वेश्चन में आपको अनसिमेट्री नहीं दिखेगा तो इससे दिख जाएगा, कई में इसमें नहीं दिखेगा तो ये लग जाता है। हाँ सारे DL इन एनशूमर होते हैं। हाँ डायरेक्ट DL चेक करके बता सकते हैं, डायरेक्ट DL चेक कर लो, बस वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। हाँ
हाँ, इसका तो शॉर्ट ट्रिक बनाया है। हाँ, इतना टाइम कहाँ है? इतना टाइम नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से करो, एमआर लगाओ, आंसर आएगा। हाँ, इधर शांत रहो, शांत, शांत। क्या हो गया, क्या बात करने लगे? हाँ बोलो। मेरे बारे में तुम कर रहे हो? बेटा इस उम्र में शोभा नहीं दे रहा। क्या? हाँ, 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 हाँ। उसमें भी, वहां भी रेस्ट्रिक्टेड ऑडिशन, वहां भी होगा, वहां भी होगा, वहां भी होगा। हाँ भाई सुनो, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? थोड़ा बात कर ले, अभी टाइम है ना बहुत ज्यादा, बहुत टाइम है अभी तो। कितना, 10:30 से होता है ना? 10:30 होता है, 10:15। हाँ ठीक है, फिर भी ऐसा मन करता है बात करने का आपसे कभी कभी, सब कर लेते हैं। कभी कभी तो मन करता है, कर लेने तो भाई, है ना? हमेशा तो मन करता नहीं है। हाँ, घर से खा के आया करो। हाँ, क्या? नो, नो रिलेशन। कैपिटल डी कैपिटल एल एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है और आर एस एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, कोई रिलेशन नहीं। थांबा थांबा, अपने भावनाओं को अंदर रखो, कंट्रोल करो बेटा। हाँ, तो आपका जो है ना, नेक्स्ट वीक में जब आप रक्षाबंधन मना के आओगे, तो एक एक अच्छी सी कॉपी लेके आना, फ्रेश, ये लाइन वाली नहीं, व्हाइट वाली, ठीक है? व्हाइट हो जिसमें, और उसमें पढ़ेंगे अपन जीओसी अच्छे से, ठीक है? पहले 3 क्लास में तो आपको इंटरमीडिएट पढ़ाने में ही मेरे फेफड़े निकल आएंगे बाहर, क्योंकि इंटरमीडिएट ही आपको नहीं समझ में आता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछ लिया था, आप फैल जाते हो, है ना? पता ही नहीं चलता कब कार्बोकेटाइन बन गया, कभी तो फ्री रेडिकल बन गया, कभी तो कार्बन आयन बन जा रहा है। ऑर्गेनिक रट्टाफिकेशन है, आपने एक स्टैंप लगा दिया है। वैसा नहीं होता है। आइसोमेरिज्म तक अभी आपने जो पाप किए हुए थे 9th-10th में मैडम से पढ़ लेते हो, उसको हम लोग धो रहे होते हैं कि चलो भाई पाप हटाओ इनके, थोड़ा इनको नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयार करो। अब आपको एक्चुअल सब्जेक्ट में एंट्री मिलेगी, मतलब हर चीज में अब आपको रिएक्शन की तरह सोचना होगा। मतलब आप कर रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो आपको सोचना पड़ेगा रिएक्शन में कैसे एसिड बढ़ रहा होगा, फास्ट हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा, वो अप्रोच बताएंगे। तो जीओसी से ही रिएक्शन की अप्रोच स्टार्ट हो जाएगी। तो जीओसी यहां से स्टार्ट हो रहा है, और आइसोमेरिज्म खत्म करने का बस होता है, उसके बाद बच्चे थोड़े तैयार हो जाते हैं जीओसी के लिए। जीओसी में देखो, हम नीट लेवल का नहीं पढ़ेंगे, पहले ही अनाउंस कर देते हैं। नीट लेवल से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, 10% अबव, बहुत ज्यादा भी नहीं, आईआईटी नहीं पढ़ डालेंगे। नीट से 10% अबव, ठीक है? मेंस से नीचे, मेंस से नीचे होता है एडवांस, और तुम्हें नीट क्रैक करना है तो एडवांस लेवल में बेटा हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, इसलिए एडवांस जाते ही नहीं। खैर खैर, अगला जो टेस्ट होगा उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्म करिए। टॉप 3 परफॉर्मर्स को मैं अपनी तरफ से गिफ्ट देता हूं, आप पता कर लीजिएगा ऊपर वाले बैचेस में, राइट? सो यू हैव टू कम इन द टॉप 3। हालांकि अगली बार अचीवर वाले भी बैठ रहे हैं उसी टेस्ट में, उनको जब से पता लगा कि गिफ्ट मिल रहा है तो खैर हम क्यों टेस्ट छोड़ेंगे, वो वाला हम भी देंगे, ठीक है? तो वो भी आएंगे, अच्छे से आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करिए। इस बार में टॉप 3 है, रक्षाबंधन है, तो मैंने सोचा आपके लिए थोड़ा बढ़ा देता हूं, तो इस बार मैंने टॉप 10 के लिए कर दिया है। तो कुछ ना कुछ सबको मिलेगा, अच्छा मिलता है, ठीक है? इतना मिलता है, देखो मैं बताता हूं लास्ट ईयर की कहानी क्यों जरूरी है। एक बहुत, मतलब मानो आप एकदम, वो उसके बाल ना, काले बाल ढूंढने से मिलेंगे, ऐसे हरे करके बाल आता था वो, है ना? आप समझ लो कि जब बाल वाल हरे हो जाते हैं तो फिर वो पढ़ाई पे मैटर नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई से मैटर हिल चुका है, फिर उसको पढ़ाई पे लाना, और वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है? और उसको मैं हर बार प्राइज देता था कि 1000 रुपए 2000 रुपए, तो इसी लिए कि घर से पॉकेट मनी कम मिलती थी, नहीं तो बाल हरे करा लेगा वो। तो
वो पॉकेट मनी के लिए पढ़ता था और पढ़ते पढ़ते सेलेक्ट हो गया। लास्ट में जब सेलेक्ट होने आया ना तो पेरेंट्स के साथ आया और पेरेंट्स बताया कि सर आपने जितने भी उसको नोट दिए ना वो वैसे ही रखा है, उसने खर्च नहीं किया। हमें लगता था कि वो मस्ती कर रहा है बाहर जाके, और वो लास्ट में बोला कि सर इसी पैसे से स्टेथोस्कोप खरीदूंगा अपने मेडिकल कॉलेज में जाके। तो वो मोटिवेशन है, आपको भी पढ़ना चाहिए वैसे, समझे। ऊपर वाले बैच में भी सेम चीज वही हो रहा है बच्चे के साथ, वो लोग भी वही। देखो क्या होता है ना, कई चीजें मतलब वो लाइन बन जाती है, होता है ना। सिंगर लोग जब बड़े सिंगर होते हैं ना तो उनको उनके गुरु क्या होते हैं, 100 रुपए बस देते, 101 रुपए 51 रुपए देते। दैट इज नॉट कि हाँ आपको प्राइज मिल रहा है, दैट इज कि आपके साथ कुछ गुड लक आ चुका है, बेस्ट विशेज आ चुके हैं, आप वहां से मूव करने लगोगे। अच्छा ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने एफर्ट को, और मैंने तो आपके लिए शायद ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ कर रहा हूं, आपको भी दिया था, उस वाले बैच को नहीं दिया था दैट 12 आवर्स का टाइम। शायद कुछ जिनका नंबर सेव है उनको ब्रॉडकास्ट में डाला था मैंने, ठीक है ना। मैंने ऑडियो भी डाला था, मैंने सबको, मैं देखो खुद 12 घंटे कर रहा हूँ एवरीडे। टेलीग्राम पे आप देखोगे मैं सुपर एक्टिव होके वहां पे बताते रहता हूँ इस घंटे में क्या हुआ, उस घंटे में। देखो आपको दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो हंसी मजाक में साल निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। फिर अगले साल लगेगा, और लाइफ में एक ना एक टाइम जरूर आता है जब लगता है कि यार मेहनत रहे, उसी समय मेहनत कर लेते ना तो मजा आता। वो मत होने देना, है ना। और वो होगा आपके साथ दिसंबर जनवरी में, यार पहले कर लेते तो मजा आ जाता, या अभी लग रहा होगा लास्ट ईयर कर लेते तो मजा आ जाता, ठीक है। और लाइफ में ये फील हो ही जाता है। तो इसलिए अभी से भी आप सुबह 8 बजे आते हो, 2 बजे आते हो, बस वहां 6 घंटे आपके खत्म हो गए, ठीक है। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करिए। जैसे मान लो अभी क्लास खत्म होगी, एक बहुत अच्छा एस्पायरेंट क्या करेगा, कॉर्नर पकड़ेगा, उधर जाके इधर उधर कहीं भी कॉर्नर पकड़ लेगा और पूरा रिवाइज कर डालेगा सर ने क्या पढ़ाया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की बात कर रहा हूं। और जाके पढ़ लेगा, और वो क्या करेगा, जो भी आज का है ना, इन एंसर में 3 चीज ध्यान रखनी है, मतलब डीएल में ये 4 चीज ध्यान रखना है, उसने फटाफट फटाफट पेज में लिख लेते हैं। आधे घंटे का गैप इसलिए मिलता है, ठीक है। और रफ कॉपी की तरह उसको बना के रख लिया कि अगली बार मुझे वापस से नोट्स ना पढ़ना पड़े, समझ रहे हो। अब मुझे केवल वो चीज पढ़नी पड़े। या फिर अगर आप नहीं बना रहे हो तो दिमाग में याद तो कर लो यहीं बैठे बैठे उस आधे घंटे में, और फिर आप घर जाओ, और घर जाने के बाद इन एंशोमर के क्वेश्चन उठा कर डालो, डीएल के क्वेश्चन उठा कर डालो, आपके पास वेज डैश और आरएस के फिशर के क्वेश्चन कर डालो। ये तरीका होता है। तो 8 से 2 आपको कोचिंग में देना है, थोड़ा स्मार्ट हो जाइए। देखो आप भेड़ चाल में चलोगे तो भेड़ चाल ही बन के रह जाओगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे। और आप धरती पे आए हो तो देयर इज सम कॉज, बस आप आइडेंटिफाई करो वो कॉज क्या है। मतलब देखो भगवान ने बनाए हैं ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीज के लिए बनाया है। अगर आप धरती पे आए हो कुछ अच्छे करने के लिए आए हो, बस यही होती है। हम लोग अपॉर्चुनिटी देख के ऐसे टाल देते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत है, तुम्हारे पास भी सक्सेस आएगा, तुम्हारे पास भी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन तुम उस समय सो रहे होगे, तुम उस समय गुस्से में होगे, तुम उस समय आलस में होगे, तुम उस समय लोभ में होगे, और तुम्हें वो चीजें नहीं मिलेंगी। अगर तुम मेहनत कर रहे होगे तो तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएगी, तुम्हारी हर अपॉर्चुनिटी, हर सक्सेस तुम्हारे साथ मिलेगी, ठीक है। अब बाइबल उठाओ, उसमें भी सेम बात लिखा, आप कुरान उठाओ, उसमें भी सेम बात लिखा है, गीता में सेम बात लिखा है। तो हर चीज ना एक ही चीज बताती है कि आपका जो काम है वो कर लो। आपका काम क्या है, हार्डवर्क करना। उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आपको हार्डवर्क करना है। 6 घंटे कोचिंग दे दिया, पूरा मुझे लगभग 80% याद हो जाएगा, 50% याद हो जाएगा कोचिंग में ही कि आज क्या हुआ है, आज ऑर्गेनिक में क्या हुआ, इनऑर्गेनिक में क्या हुआ। मेरे घर से जाके कोई पूछ दे घर पहुंचने से पहले, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट ये सारी चीजें मैप हो गई दिमाग में, ठीक है। आपको क्या होता है, आप कॉपी में दिमाग रख लेते हो सारी चीजें, बहुत अच्छे कॉपी है आपके पास, बट कुछ भी यहां नहीं है। और यहां नहीं है तो एग्जाम में कॉपी लेके तो नहीं जाओगे, एग्जाम में तो दिमाग लेके जाओगे। तो सारी चीजें मैप करके यहां रखना होता है। सेकंड स्टेप आप करने ही करते हो। और फिर जब यहां मैप हो गया तब क्वेश्चन में लगाओगे। क्वेश्चन में लगाओगे खूब गलती होगा, खूब। और दैट इज गुड थिंग। क्वेश्चन गलत हो रहा है वो अच्छी चीज होती है, आप लोग घबरा जाते हो, वो अच्छी चीज हो रही है क्वेश्चन लगा रहे हो तो अभी क्या करो, आप लोग 2 बजे तक यहाँ पढ़ो, उसके बाद 3 बजे से या तो सामने वाली लाइब्रेरी चले जाओ, ऊपर बैठ जाओ, खुद की लाइब्रेरी ले लो यार, खुद की लाइब्रेरी लो, वहां बैठो और रात के 8 बजे तक वापस पढ़ो, 8:30 9 बजे तक वापस पढ़ो। मैं आपको अपना टाइम टेबल बताता हूँ। सुबह 7 बजे से मैं दिन स्टार्ट कर लेता हूँ, उससे पहले मैं इधर उधर आलस कर रहा होता हूँ। सुबह 7 बजे दिन स्टार्ट होती है, 8 बजे से यहाँ क्लास होती है 10 बजे तक, फिर 10 बजे से 12 बजे तक ऊपर, फिर मुझे आधे घंटे मिलते हैं खाने के लिए, फिर एक क्लास होती है शाम वाली 2 बजे से 4 बजे तक, फिर मैं यहाँ से घर जाता हूँ 5:30 से 7:30, कल लगी थी 6 से 8, 5:30 से 7:30, फिर मेरा जिम सेशन है
8:30 से 10:30, मतलब मैं सुबह 7 बजे से स्टार्ट करके 10:30 बजे तक एवरीडे, यही रूटीन है। ठीक है, करना ही पड़ेगा और कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आप सोचोगे कि अभी मेहनत कर ले, मेडिकल कॉलेज में नहीं कर पाएंगे, उस वहां भी मेहनत करना है। मेहनत करना आदत बनाना पड़ता है, ये टेम्पररी चीज नहीं है कि 2 दिन कर लिया 4 दिन छोड़ दिया, इस तरह नहीं होता है। मेहनत करना आदत बनाना पड़ता है। आपने बहुत सुना होगा कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना होता है, चीजों को कंफर्ट जोन में लाना होता है। और कैसे आएगा, जब अपने आप को लिमिट को पुश करोगे। और सी, जब तक आप अपने बारे में ख्याल नहीं करोगे ना कि मैंने क्या किया, आप दुनिया को देख रहे हो, स्ट्रैटेजी देख रहे हो, आप दुनिया में देख रहे हो उसने क्या किया, उसने क्या किया, उन टीचर ने क्या बोला, इन टीचर ने क्या बोला, आप डिपेंडेंट हो। आप खुद पे डिपेंड हो जाओगे सक्सेसफुल। खुद पे डिपेंड हो जाओ। आपको नोट करना पड़ेगा। आई हैव अ डायरी, अब मेरी कार के पीछे जाओगे ना, वो डायरी मिलेगी, 2 डायरी दिख रही है हमेशा, एनी टाइम। और उसमें मैं लिख लेता हूं, कल रात में लिखा हुआ है कि मुझे आज क्या करना है, और पूरा दिमाग में ट्यून है कि मुझे आज क्या करना है, मुझे पता है। क्लास लेनी है, ये करनी है, आधे घंटे गैप है उसमें भी वीडियो करना है, फिर क्लास करनी है, फिर घर जाना है, रास्ते में मुझे किसको कॉल करना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, वो भी मुझे पता है। मैं यहाँ से ड्राइव करता हूँ ना, यहाँ से घर जाने के लिए, उसमें भी मीटिंग लगी होती है गूगल मीट स्पीकर पे। तो आपको इतना फाइन ट्यून करना पड़ेगा, वरना तो यार अरबों खरबों की जनता है, आप वैसे ही पड़े रहोगे, फिर कुछ नहीं होगा। तो सिंपल है, अपना दिमाग ट्यून करो कि मैंने कल 2.5 घंटे पढ़ा था और मैंने 30 क्वेश्चन लगाए थे, लिखा होना चाहिए कहीं पे। आपको खुद का, वो कहते हैं ना, खुद अपने आप को खोजो, अंदर आप ही हो, आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज छुपी हुई है, बस उसको खोजो, उससे बात करो। तो आपको लिखा होना पड़ेगा कि आज 40 क्वेश्चन किया मैंने, तो कल मैं 42 करूंगा, कल मेरे को 43 तो करना ही है। यू हैव टू पुश योर सेल्फ, खुद को कंफर्ट जोन बढ़ा लो ना। आपका कंफर्ट जोन है सर 10 क्वेश्चन में, सर हाथ दर्द करने लग रहा है, आंख दर्द कर रहा है, फिर पीठ दर्द कर रहा है, फिर खाने जाना है, सोने जाना है। आपका कंफर्ट जोन इतना बड़ा होना चाहिए। आप लोग जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, वहां पे बड़ा अच्छा सीखने को मिलता है। आप पहले दिन 5 मिनट ही एक्सरसाइज कर पाते हो, उसके बाद आपकी सांसें फूलने लगेगी। नेक्स्ट डे यू विल गेट 7.5 मिनट्स। वो बॉडी का ट्यून है, बॉडी अपने आप को एक्सपैंड करती है, वो दिमाग भी अपने आप को एक्सपैंड करता है। अगले दिन आप 15 मिनट तक एक्सरसाइज कर पाओगे, उसके अगले दिन आप आधे घंटे कर पाओगे, ऐसे करते करते एथलीट की तरह आप 1.5-2 घंटे भी कर पाते हो। बट वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, यू हैव टू नोट इट डाउन कि आज मैंने 5 मिनट किया है, तो अगले 7 मिनट होगा, फिर आगे 7.5 मिनट होगा। और लिटिल लिटिल, थोड़ा 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 प्रोग्रेस है ना, ये एडअप होकर सक्सेस दे देता है। ठीक है, आप लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते हो, किताबें नहीं पढ़ते हो, बहुत अच्छी किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसने मतलब मेरी लाइफ तो एटलीस्ट बदल दी पीछे 1-2 सालों में। तो आप भी बदल सकते हो, आप भी बदल सकते हो। मैं भी आप ही के जैसे था, मोटिवेट होता था, खूब काम करता था, नहीं मोटिवेट हुआ तो साइलेंट हो जाता था, फिर काम किया, फिर साइलेंट हो गया। और उस तरह से कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, कुछ भी अच्छा ही नहीं होगा। ठीक है, आप एमबीबीएस डॉक्टर बन भी जाओ, मेहनती नहीं हो तो क्या होगा। तो मेन मतलब तो मेहनत का है ना, मेन तो वो है कि आपको हार्डवर्किंग होना चाहिए। तो आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट। बहुत एक अच्छा वो होता है, विजुअल है। मानो एक स्क्वायर है मेरे पास, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर को मैं रोज ऐसे टॉपल करा रहा हूं, घुमा रहा हूं। ठीक है, तो एक दिन में दिक्कत होगा, नहीं घूमेगा, 2 बार घूम के बंद हो जाएगा, 3 बार घूम के बंद हो जाएगा, ऐसे धक्का मारोगे 4 बार घूम के बंद हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो कॉर्नर है ना, कोर, वो ऐसे ओवल हो जाएगा, मतलब ऐसे वो घिसते 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 ओवल हो जाएगा। उसको 10 दिन किया गया तो थोड़ा 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 ओवल हो गया, उसको थोड़ा और सरकाया गया और उसको रोटेट कराया गया तो वो सर्कल हो गया कुछ दिन बाद। और सर्कल हो गया तो सबसे स्पीड में, जो स्क्वायर कभी भाग नहीं पाता था, जो स्क्वायर कभी रोल नहीं कर पाता था, वो स्क्वायर को घसीट घसीट के रोल कराया जा सकता है। ये साइंटिफिक एग्जांपल है। तो आपको घसीटना तो पड़ेगा अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, अपने लिमिट को। और आप सब लोग को मैं देखता हूं, बड़े अच्छे से जानता हूं, आप सब लोग उसी लिमिट में हो जो यहां आए थे उसी दिन, वैसे ही हो। बहुत आपकी कॉपी बहुत अच्छा भर गया है, आपके दिमाग में 10-20% चीजें अच्छी हो गई है, और उसमें आपको लग रहा है यार टीचर तो इतना अच्छा है, हो ही जाएगा। ऐसे नहीं होता है। ऐसे होना होता तो हम हर साल बहुत पढ़ाते हैं, लाख बच्चे से ऊपर पढ़ाते हैं हर साल। समझ रहे हो ना। अपने आप की लिमिट को पुश करो। एक डायरी, एक पेन, एक कॉपी ऐसा आपके पास होना चाहिए जिसमें आप खुद से बात कर रहे हो, खुद के लिए लिख रहे हो कि आज मैंने फिजिक्स में ये किया, केमिस्ट्री में ये किया, बायो में ये किया। स्टार्ट करो ना, 1-1 घंटे से स्टार्ट करो। 6 घंटे यहां पढ़ लिया, घर जाके आज फिजिक्स 1 घंटे, केमिस्ट्री 1 घंटे, बायो 1 घंटे पढ़ो। आप डायरेक्शनलेस चलते हो ना, डायरेक्शनलेस कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हर वेक्टर को डायरेक्शन मिलना पड़ेगा, तभी जाके वो रिजल्टेंट आएगा, अदरवाइज नहीं होता है।
तो आपको डायरेक्शन मिलना देना पड़ेगा दिमाग को कि मुझे ये करना है। फिर आज देखो आप फिजिक्स में 20 क्वेश्चन करो, अगले दिन 22 का मन करता है, नहीं होगा कोई बात नहीं, डाउट फैकल्टी है, बैठेंगे बात करेंगे, गूगल है, बैठेंगे कुछ टीचर से मिलेंगे। जब 1 घंटे आप फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायो पढ़ लो ना, अगले दिन आप, मैं लिख के दे रहा हूं, खुद से करोगे आज मैं 1 घंटे 10 मिनट तो करूंगा। और बस इतना ही करना है, धीरे 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 बढ़ाना है। 6 मंथ्स चाहिए होता है, 6 मंथ्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ। से 6 महीने चाहिए होता है। 6 महीने बहुत गधे गधे बहुत बदल जाते हैं, और बहुत जो है ना टैलेंटेड लोग नहीं मेहनत करके भी खत्म हो जाते हैं। 6 मंथ्स आपको अपने आप से बात करना पड़ेगा, खुद के गोल लिखने पड़ेंगे, खुद का लिमिट पुश करना पड़ेगा, रोज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे, टेस्ट में बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट विल वर्क। ये रियल प्रैक्टिकल चीजें हैं। बाकी बातें और शायरियां, लोकोक्तियां सब लिखी हुई हैं, वो सब काम नहीं आएंगी। काम आएगा आपका प्रोग्रेस, काम आएगा आपने कितना अपने आप को पुश किया है। सो एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन और डोंट बी इन द कंफर्ट जोन कि सर थक जाते हैं 8 से 2। फिर थक जाते हैं तो डॉक्टर थोड़ी बनोगे यार, डॉक्टर को तो 36 घंटे की नौकरी करनी है, आगे जाके 48 घंटे खड़े रहने हैं, 48 आवर्स। एक चेयर मिलता है, एक टेबल मिलता है, वहीं बैठना है, खड़े रहना है, उसी पे सोना है। आई शो यू फोटोज। मैं अपने स्टूडेंट्स की फोटोज दिखाऊंगा, वो लोग भेजते हैं वहां से, मतलब उसी में सो रहे हैं, वो कॉर्नर में ऐसे करके सो गए दरवाजे पे। तो दिस लाइफ यू हैव टू लिव, उसके लिए अभी तो तैयार हो जाओ। आप कहते हो सर मेरा पढ़ तो रहा हूं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, यू आर नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द राइट थिंग। आपको प्रिपेयर बड़े वर्ष के लिए करना है और आप बहुत मजे में हो अभी, आप दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, अपने आप को थोड़ा एक्सपैंड करो, अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाओ, और डायरी पेन लो और लिखो। अपने कॉपी के पीछे वाले पेज को वो कर दो कि मैं डेट लिख लो और मुझे आज ये करना है, ये होना ही चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। ठीक है, एवरी बिजनेसमैन का 2 दिन का प्रायर शेड्यूल चलता है, 1 महीने का प्रायर शेड्यूल चलता है कि अगले 1 महीने बाद क्या करना है उसको पता है। तो हम क्यों हैं कि हाँ हमको तो पता ही नहीं है, हम तो बैग उठाएंगे, क्लास जाएंगे, फिर बैग उठाएंगे, फिर देखेंगे कल क्या करना है। ऐसे देखने से नहीं होगा। आपका यहाँ गाइडेंस मिलेगा 50%, 50% रोल आपका है, यू हैव टू कम। खुद अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से बात करो, आज से ये स्टार्ट करो, और मिनिमम 3 घंटे से तो स्टार्ट करो मिनिमम। मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूं, अभी पिछले 10 दिनों में लगभग 70-80 बच्चे ऐसे हैं, मैंने बहुत ज्यादा पे ट्रायल नहीं किया था, 250-300 पे ट्रायल किया था, लगभग 70-80 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने मार्क्स को 200 नंबर बढ़ाया है, केवल इस पीछे बीते हुए 15 दिनों में 200 नंबर बढ़ाया, जस्ट बिकॉज ऑफ एडॉप्टिंग अ राइट हैबिट। हैबिट बदल लो, सही चीज करना स्टार्ट करो, हो जाएगा। बट आपको बता दूं फिर भी वही करोगे जो आपको मन में है, तो फिर नहीं हो, देन देयर इज नो ऑप्शन। फिर आप फिर रिफंड लीजिए, घर जाइए, क्योंकि फिर होगा नहीं। बट अगर आपको बताने के बाद आप कर पा रहे हो जो चीज, हाँ देखो जब आप करने जाओगे डर भी लगेगा, मन भी नहीं करेगा, और भी लगेगा कि यार छोड़ो ना, सर तो बोलते रहते हैं, ऐसा आएगा मन में। बट आप उसके बाद भी अगर आप अपने आप को थोड़ा सा लिमिट के बियॉन्ड लेके जा रहे हो, देयर इज सक्सेस। बराबर ना? तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाइए, बस इसी को बताना था मुझे। चलिए।